बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ इट, और उसके अलावा हमने देखी थी इसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, और साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है लॉ ऑफ मैक्स एक्शन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ मैस एक्शन। साइंटिस्ट ने ये तो डिस्कवर कर लिया कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक रिएक्शन में सेटअप होता है, ठीक है। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है, रिएक्टेंट्स भी हमारे पास प्रेजेंट है और प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने एक न्यू डिस्कवरी की जो कि थी लॉ ऑफ मैस एक्शन की। मैस एक्शन क्या होता है? बेसिकली मैस एक्शन एक ऐसा फिनोमिना जो कि हमें ये बताता है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की एक रिएक्शन के अंदर, मीन्स कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसलिए भी साइंटिस्ट ने इसका एक लॉ दिया, और जो दो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस लॉ को इस्टेब्लिश किया, डिस्कवर किया, उनका नाम था गुलबर्ग एंड वेग। उन्होंने 1869 में ये एक लॉ दिया था लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में। मैस एक्शन के बारे में आपको बता चुकी क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन एक रिएक्टेंट स्पीशीज की किसी भी एक रिएक्शन के अंदर। अब उन्होंने लॉ ऑफ मैस एक्शन दिया। लॉ ऑफ मैस एक्शन से बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास सब्सटेंस रिएक्ट्स कर रहे होते हैं एक रिएक्शन के अंदर, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, मीन्स कि जिस रेट के ऊपर जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या रिएक्टर्स जो होते हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं एक रिएक्शन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मैस के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स है एक रिएक्शन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मैस से, मीन्स के रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैस से। एक्टिव मैस क्या बेसिकली होता है? एक्टिव मैस होता है बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के, वो जितनी स्पीड से रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्टेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उनके एक्टिव मैस से। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है, एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो कोरोस्पोंडिंगली उसका दूसरा फैक्टर जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या उन्होंने एक पहली बात बताई, उन्होंने बताया कि जो रिएक्टेंट्स जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, ज्यादा उनकी मोलर कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा जल्दी क्या कर रहे हैं, वो अपना रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके साथ। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक रिएक्शन का किसी भी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस तरह कि जिस तरह हमारे पास रिएक्टेंट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे अपने एक्टिव मैस के साथ, सेम इसी तरह जो प्रोडक्ट्स हैं उस रिएक्शन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने एक्टिव मैस के साथ। इसको हम इंशाल्लाह एग्जांपल से अभी देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बेसिकली उनका जो लॉ था वो क्या था कि ऊपर पे लिखा हुआ है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of reactive substances। ये बेसिकली जो थी डेफिनेशन थी या लॉ था किसके बारे में? लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में। जनरली बच्चों एक्टिव मैस क्या होता है जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ। एक्टिव मैस जो होता है वो होती है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन से मुराद क्या है कि किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज के, मीन्स के रिएक्टेंट्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, मीन्स कि आपने कितने का उसका सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, मोल बाय वॉल्यूम। ये होती है आपकी मोलर कंसंट्रेशन, कितने मोल्स के अंदर आपने उसके लिए एक सब्सटेंस के और उसका फिर आपने सॉल्यूशन बनाया, उसको कितने वॉल्यूम में आपने लिया। तो इसको जो अगर हम यूनिट्स इसके निकालें तो मोल का यूनिट क्या होता है? मोल, और वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो नीचे है, ठीक है, आपने लोअर वैल्यू के अंदर था, जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो एक्टिव मैस का या मोलर कंसंट्रेशन का क्या होता है? यूनिट। और इसको किसा रिप्रेजेंट किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
सपोज अगर आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी हुई है वो आपको एक जनरली ए बी सी डी के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से दी है, कल जो हम लेक्चर में कवर करेंगे वो हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के हिसाब से करेंगे। अभी मैं इससे आपको जनरली ओवर व्यू दे रही हूँ लॉ ऑफ मैस एक्शन होता क्या है बेसिक, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लेते हैं ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब आप देखो ए के, बी के, सी के और डी के, इन सब के नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1। जब इनके नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई सबकी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इन सब की मोलर कंसंट्रेशन है। लॉ ऑफ मैस एक्शन हमें अभी क्या बता रहा है, लॉ ऑफ मैस एक्शन बता रहा है कि जो रेट है, उससे पहले आप ये समझो कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है। रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो क्या है ये फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैक आ रहे हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मैस एक्शन में क्या बताता है, लॉ ऑफ मैस एक्शन बताता है कि जो रेट होता है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिएक्टेंट्स के या रिएक्टिंग स्पीशीज के साथ। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि कितने हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो कौन कौन से प्रेजेंट है, ए और बी, ए और बी। और उसके लिए आपकी बुक पे उन्होंने स्पेसिफिकली जो इसके साथ उन्होंने एक यूनिट लिखा है, वो लिखा है के एफ का। के एफ जो होता है बेसिकली वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जब आप यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करोगे तो इसकी जगह पर इज इक्वल टू के साथ क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी जो प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू। ठीक है, इसका भी अगर हम क्या करें, अगर हम इनका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दोनों का रिमूव कर दें तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू के एफ ए बी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके ऊपर हो जाएगा, के आर ए बी। ठीक है, यहां पर के एफ और के आर क्या है, ये आपके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इनको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहा गया है। रेट कांस्टेंट होता है ना, के होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, इनको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहे हैं रेट कांस्टेंट को, फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसा स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, सेम इस तरह स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हैं। तो आपके रिएक्शन के ऊपर आपने यहाँ पर एफ आर और आर आर की जगह लिखना है के एफ और के आर। ठीक है, कि आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यूज है। अगर बच्चों हम देखें इसको इक्विलिब्रियम के ऊपर, आपको पता है कि हमने एग्जांपल जो लिया वो किसके लिए, वो हमने लिया रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो अल्टीमेटली रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम जो होता है वो एस्टेब्लिश होना ही होता है। ठीक है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक खासियत है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम का प्रेजेंस होना या उसका वहां पर मौजूद होना, ये उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि जो रेट होता है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, आपको पता है वो इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, अगर हम इन दिस सेंस ऑफ जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू आई है, जो हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन से निकाली है, उसकी वैल्यू जहां पर पुट करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की कैसे हमने वैल्यू निकाली थी कि के एफ ए और बी, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैसे निकाली थी, के आर सी एंड डी। ठीक है, अब अगर हम इनको रीअरेंज करें किस तरह कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें किस चीज की, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की एक तरफ रख लें और जो रिएक्टिंग या प्रोडक्टिंग स्पीशीज है हमारे पास उनको एक तरफ रख लें, तो क्या होगा, के एफ को यहां पर रहने दें और के आर को इसके डिनोमिनेटर में ले आए और सी डी हमारे पास ऊपर रहेगा और नीचे आ गया ए बी। तो बच्चों के एफ और के आर ये हमारे पास क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम की रेशो आ चुकी है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे के सी के साथ, जो कि क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को गौर से समझो। क्या हमने किया है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो चुके हैं। अब अटेन होने के बाद हमने जो लॉ ऑफ मैस एक्शन से इनकी दोनों की वैल्यूज निकाली थी, किस तरह के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो उसके रिएक्टेंट स्पीशीज के प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो किसके, अपने प्रोडक्ट की एक्टिव मैस के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने उनकी वैल्यूज लिखी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने के एफ और के आर को मीन्स के रेट कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लिया और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक तरफ कर लिया। ठीक है, जब हमने के एफ और के आर को एक तरफ किया तो क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की।
ठीक है, Kc की हमने इसको इक्वल कर दिया किस चीज के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, आप लोगों के जेहन में बहुत सारे बच्चों के आया होगा कि मैम हमने किस तरह किस बेस के ऊपर जो इनकी वैल्यूज है मींस कि KF और KR को हमने KC के बराबर कैसे किया। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है, मींस कि KF इज इक्वल टू KR, इस तरह समझ लो, ठीक है, ये बराबर है इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो जब KF इज इक्वल टू KR बराबर है तो जो इनकी रेशो है वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के KC के बराबर होगी, ठीक है। ये हमने इस तरह वैल्यूज निकाली है, KC इज इक्वल टू CD ओवर AB। अगर हम इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें या इनको एज अ रिएक्शन लिखें तो हमारे पास क्या आता है, KC इज इक्वल टू CD ओवर AB। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई फाइनल इक्वेशन किस चीज की, लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में किस किस चीजों के बारे में बताता है। लॉ ऑफ मास एक्शन में बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एस्टैब्लिश हुआ है। हमें ये बताता है कि जो एक्टिव मास है प्रोडक्ट्स का वो कितना है, हमें ये बताता है कि जो एक्टिव मास है वो रिएक्टेंट्स का वो कितना है। इसकी जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आएगी। अभी जो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इसकी डेरिवेशन याद करनी है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है और स्पेसिफिकली उसके एंड पॉइंट के ऊपर जो आपका रिजल्ट आया, इक्वेशन आपने डिराइव की है वो आपने याद रखनी है। कल इंशाल्लाह हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक और नए मेथड के साथ। हम साथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस को ऐड कर देंगे, मीन्स के डिफरेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने अभी आपको इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। इसको रिलैक्स लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। यही आपके बेस है, यहीं से आपकी बेस बनी है। अब यहीं से जल्दी जल्दी चीज़ों को लर्न करना कोशिश करोगे तो आपके जहन से उतनी जल्दी वो चीज़ें स्किप हो जाएंगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करो ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।